क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर है जो है वो सेट थियरी है। ठीक है, सेट थियरी को शुरू करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये क्लास 11th का। शुरू करते हैं फिर। सेट सेट होता क्या है? किसी भी चीज़, जैसे सेट थियरी है तो सेट है क्या? तो किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ के कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। जैसे मान लो कि भाई हमसे कहा गया कि इवन नंबर बताओ लेस देन 10, इवन नंबर बताओ लेस देन 10, तो हम बोलेंगे 2, 4, 6, 8, है ना। लेस देन 10 में तो यही 4 इवन नंबर है ना हमारे पास, तो इनका एक कलेक्शन जो होगा वो एक सेट कहलाएगा। मतलब किसी भी चीज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट। अब कलेक्शन किस चीज का हो सकता है? तो वेल डिफाइंड डेटा का ही कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उस चीज के भी कलेक्शन को हम सेट कह देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेट का डेफिनेशन क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection. Set is a well defined collection of objects or elements. Set is a well defined collection of objects or elements, और कुछ भी समझ लो, मतलब कोई भी चीज़, चाहे ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट्स हो, कोई भी चीज़ या इवेंट हो, कुछ भी अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसके कलेक्शन को हम कहेंगे कि सेट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब है कि हमारे पास एक, मतलब ऐसा एक कलेक्शन है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ना हमारे पास। इनको हम एक जगह कलेक्ट कर लें तो ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और ये वेल डिफाइंड है कि यही 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 होंगे, है ना। इसीलिए तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सेट है। या फिर ऐसे बोलूं, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो अब आज़ादी के बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन सबका एक लिस्ट जो होगा वही क्या होगा हमारा? एक लिस्ट जो होगा वही एक कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया होंगे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेट। ठीक है, क्योंकि ये सब डिफाइंड डेटा है, इनमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नेचुरल नंबर है तो हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है नेचुरल नंबर। प्राइम मिनिस्टर्स क्या कौन कौन है आज़ादी के बाद से, वो हमें पता है कि यही 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 है। अब इस पे ध्यान नहीं दोगे कि भाई इनफाइनाइट है या इसमें लिमिटेड है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर किसी भी चीज़ की हम लिस्टिंग कर सकते हैं, उनका अगर लिस्ट बना सकते हैं, तो उस लिस्ट को हम एक सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। अब ये सेट होगा क्या कभी भी कि इंटेलिजेंट पीपल जो हैं उनका एक सेट? तो ये गलत है, क्योंकि इसको हम लिस्ट नहीं बना सकते। हमें क्या पता कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है, और इंटेलिजेंट का कोई डेफिनेशन तो है नहीं। भाई ये इंसान तुम्हारे लिए इंटेलिजेंट होगा, मेरे लिए गधा होगा, है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि इंटेलिजेंस की कोई परिभाषा थोड़ी होती है कि ये इंटेलिजेंट है या ये कम इंटेलिजेंट है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं बना सकते। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ये बाइज्ड होगा। मतलब कोई बनाएगा तो अपने हिसाब से कोई लिस्ट बना देगा, कोई दूसरे बंदे को दे दो तो वो कोई और लिस्ट दे देगा, किसी थर्ड इंसान को दे दो वो कोई और लिस्ट बना के दे देगा इंटेलिजेंट पीपल्स का, है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन ये चाहे जिस इंसान को भी दे दो, जिसको मर्जी उसको दे दो, इसके इन दोनों के एलिमेंट्स सबकी नज़र में सेम होंगे, है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड डेटा है, तो ये सारे सेट्स होंगे। अब जैसे एक और ले लो, सेट ऑफ टॉल पीपल इन इंडिया, टॉल पीपल इन इंडिया। अब सेट ऑफ टॉल पीपल इन इंडिया, अब लंबा इंसान का भी कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है कि 5 फीट के आदमी को लंबा बोलोगे। अब कोई 2 फीट का इंसान है उसकी नज़र में 3 फीट वाला लंबा है, कोई 3 फीट का इंसान है उसकी नज़र में 5 फुट वाला लंबा है। तो भाई ये भी हमारा एक सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हमारे लिए सेट? क्योंकि इसकी भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि टॉल पीपल की परिभाषा क्या है कि हम उसको लिस्टिंग कर पाए। बट अगर ऐसा दे दिया जाए कि टॉल पीपल आर दोज पीपल, अगर इस डेफिनेशन को, मतलब इस चीज़ को अगर डिफाइन कर दिया जाए
कि जो 6 फीट से बड़ा होगा उसी को टॉल कहेंगे, तो फिर ये सेट बन जाएगा, क्योंकि फिर हमें सिर्फ उन्हीं लोगों का लिस्ट लाना होगा जो 6 फीट से ऊपर के होंगे, तो वो फिर सेट बन जाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड डेटा है। बट यहां पे ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो भाई ये किसी को भी दे दोगे, प्राइम नंबर्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसी को भी दोगे वो 2 3 5 7 11 यही सारी लिस्टिंग वो करके हमें दे देगा। तो ये जो हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेट है। तो होप कि सेट क्या होता है, किसको हम सेट कहेंगे, वो समझ में आ गया। दूसरी चीज जो आपको इसमें जानने वाली है कि किसी भी सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो हमसे पूछा गया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, या ऐसा समझो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 50। तो अब हम जब बनाएंगे कि भाई चलो हम एक सेट बनाते हैं जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे और लेस देन 50 होंगे, तो हमारे पास क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ऐसे करते 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 कहां तक 49 जो होगा वही हमारा आखिरी ऑड नंबर होगा। अब देखो हमने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, तो सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट्स, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो इसके अंदर ये सारी चीजें होती है ना, ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। जो किसी भी सेट के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक, जैसे पूछा जाए कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सेट है कि नहीं, तो बिल्कुल सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि वॉवेल्स हमें पता है कि ए ई आई ओ यू ही होता है, यही 5 वॉवेल्स हैं। तो अगर इनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया जाए, क्योंकि सेट है हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं, है ना, तो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मान लो इस सेट का नाम ए है ना, कि ए कोई सेट है, तो अगर कहीं एन ए लिखा रहेगा इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कि भाई सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो सेट के अंदर जो भी चीजें लिखा हुआ है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो सेट ए के अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए, तो बोलेंगे एन ए जो है वो 5 है हमारा। ठीक, तो ये तो था कि भाई सेट कहते किसको है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट था कि अगर डेटा हमारा वेल डिफाइंड होगा तो उसको सेट कहेंगे, और नहीं होगा, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, तो ऐसे चीजों को सेट नहीं कहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, कभी लोग क्या करते हैं बच्चे कि भाई सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो कहते हैं ये तो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट को तो लिस्ट कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर नंबर्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफाइंड होने चाहिए। तो भाई अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए तो इनके एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन वो वेल डिफाइंड होंगे, पता है सबको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा। तो इसमें तो किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक, पहली चीज। अब बात ये करते हैं कि चलो अगर सेट हमें समझ में आ गया है तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब सेट कोई भी सेट होगा तो उसको लिखेंगे कैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बच्चे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। 2, पहला जिसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, पहला होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसा फॉर्म होता है, इसके अंदर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट जो बनाते थे हम सारे एलिमेंट्स के, ये देखो ये एक लिस्टिंग करी है हमने। पूछा गया हमसे कि भाई सेट ऑफ वॉवेल्स बताओ, तो हमने एक लिस्ट बनाई ए ई आई ओ यू, और इस लिस्ट को अगर हम किसी को दिखा दें कि लो, तो वो कहेगा कि हाँ आपने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इस सेट ऑफ वॉवेल्स को।
ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि रूस्टर फॉर्म उसको कहेंगे जब हम प्रॉपर सारे एलिमेंट्स को लिख के और बना दे एक सेट, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, इन रूस्टर फॉर्म वी राइट ऑल एलिमेंट्स, और in this form all elements can be listed या all elements are listed। कहने का ये मतलब है कि इन रूस्टर फॉर्म वी राइट ऑल एलिमेंट्स, मतलब हम रूस्टर फॉर्म में अगर हमने सारे एलिमेंट्स एक एक करके लिखे हैं और फिर कोई सेट बनाया है तो हम बोलेंगे कि ये रूस्टर फॉर्म में सेट है, ठीक। या फिर इन दिस फॉर्म, इन रूस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, इस फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, लिस्ट बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, किसी ने बोला कि सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। अब मुझे इस सेट को, ये कोई सेट है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15 एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन रूस्टर फॉर्म। हमें इस सेट को रूस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम बोलेंगे भाई ये हमारा कोई सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14। तो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है पूरे सेट को, तो हमने इस वाले सेट को रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मतलब हमने प्रॉपर लिस्टिंग करी है और दे दिया है। ऑर्डर, एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। अब कोई दूसरा बच्चा इसी सेट को अगर ऐसे बना दे कि 2 8 4 10 6 14 12, तो ऐसा नहीं कि इसने कोई और सेट बना दिया, भैया कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम आगे पीछे नहीं करके लिख सकते। हम लिस्ट बना सकते हैं, चाहे किसी को ऊपर लिखे, किसी को नीचे लिखे, किसी को लेफ्ट, किसी को राइट। अगर लिस्टिंग हो सकती है तो वो सेट कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि लिस्टिंग में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये और ये दोनों सेम सेट है ना। चाहे मैं 2 के बाद 4 लिखूं या 2 के बाद 8 लिखूं, डिपेंड ये करता है कि भाई जो यहां पे डेफिनेशन है उस सेट का, उस हिसाब से एलिमेंट्स सारे होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें कि भाई इन रूस्टर फॉर्म order of the elements does not matters। मतलब जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं वो मैटर नहीं करेंगे, डज नॉट मैटर्स, ठीक है। चाहे तुम, जैसे एग्जांपल है, चाहे हमारे पास कोई सेट है, सपोज करो 1 5 7 9 है। अगर कोई इसको लिख रहा है कि भाई इसी सेट को कोई दूसरा बच्चा अगर ऐसे लिख रहा है कि 1 7 5 9, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक लिख रहा है। 1 9 5 7 लिख दे तो कोई जरूरत नहीं है, दोनों सेम सेट है, दोनों में 4 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म में और इस फॉर्म में नॉर्मली क्या होता है कि हम जब हाथ से लिखते हैं तो हम एक असेंडिंग में लिख देते हैं या डिसेंडिंग में लिख देते हैं, वो हमारी मर्जी है। वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हारी जैसे मर्जी वैसे ऑर्डर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगा कि एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखोगे, समझे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी ने एक सेट बनाया, उसके अंदर एलिमेंट्स दे दिया 2 3 4 4 5 5 5 6 2 3 4 4 5। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लिस्टिंग करी उसमें 2 लिखा 3 लिखा, अब 4 2 बार लिखने की क्या जरूरत है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ऐसे नहीं लिखोगे। कोई भी एक एलिमेंट्स एक ही बार आएगा, अगर वो रिपीटेड है तो उससे मतलब नहीं है कि 4 5 बार है या 3 बार है, मतलब 4 है हमारा एक एलिमेंट, दैट्स इट। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे लिखोगे 2 3 4 5 6। कहने का मतलब भाई जो भी सेट है तुम्हारा वो उसमें 5 है 6 है 4 है 3 है 2 है, कितनी बार है उससे क्या मतलब है, बात समझ रहे हो। तो ये था हमारा रूस्टर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म का मतलब कि प्रॉपर लिस्ट बना दिया जाए। जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं रूस्टर फॉर्म को, सेट ऑफ नंबर्स whose स्क्वायर इज
लेस देन 15। हमें एक ऐसा सेट बनाना है, हमें एक ऐसा नंबर्स का सेट बनाना है, या फिर ऐसा समझो लिस्ट ऑफ, यहाँ लिख लो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 15। तो 15 से छोटा वैसे कितने इंटीजर्स होंगे? अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं हुई है, सिर्फ इंटीजर्स कहा गया है। तो इसका मतलब है कि हम सारा कुछ लिखेंगे। मतलब कि अब हमारा क्या होगा, अगर -5 का -4 का स्क्वायर करा जाए, -4 का स्क्वायर, तो वो तो 16 हो जाएगा। तो -4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। -4 हमारा एलिमेंट कभी नहीं हो सकता है। -4 से बड़ा जो नंबर होगा वो -3 होगा। -3 का स्क्वायर 9, फिर -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हमारे जो एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके, जिनका स्क्वायर 15 से छोटा होगा, वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बस इतने ही होंगे ना। क्योंकि अगर -3 से छोटा कोई नंबर लोगे, -4 या -5, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें लेस देन 15 चाहिए। उसी तरीके से 3 से बड़ा अगर कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तो फिर से इनका स्क्वायर 15 से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये सारे नंबर्स भी नहीं लेंगे। अब कुछ बच्चे तुरंत तपाक से कहते हैं कि सर 3.5, 2.5, तो भाई इंटीजर्स की बात हो रही है, इंटीजर्स की बात हो रही है, तो पॉइंट के नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। तो सिर्फ इंटीजर ही लोगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर कोई पूछे कि भाई इसका एक नाम दे दिया कि ये हमारा ए सेट है, ठीक, तो अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने होंगे, तो हम बोलेंगे 7। ऐसे 7 एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, जिसके एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम लेस देन 15, स्क्वायर, इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर लेस देन 15 होगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये किस फॉर्म में था? रूस्टर फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट टाइप जो हमारा होता है, एक तो था कि रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो होता है इसी चीज को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, हम उनकी एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिनको सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। बात को मेरे ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे एलिमेंट्स को लिस्ट बना के नहीं दे देते कि भाई ये एलिमेंट्स है, ये काम नहीं करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स है ना, उनको किसी ना किसी प्रॉपर्टी के तहत लिखा गया है, किसी ना किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को लिखे गए हैं हर सेट के, तो वो डेफिनेशन सिर्फ लिख देना होता है, वही रिप्रेजेंटेशन कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या होता है इसमें? इन दिस फॉर्म, एक मिनट लिखो, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म all the elements in this form, property of the elements is, in this form, property of the elements present in the set, in the set is mentioned, is mentioned। कहने का ये मतलब है कि इस फॉर्म में सिर्फ जो भी एलिमेंट्स होंगे ना हमारे सेट के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज लिखी होगी, एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे हम। जैसे लिखते कैसे हैं, तो इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि मैंने क्या कहा था, हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो अगर मान लो हमें कोई सेट लिखना है, तो उसको कर्ली ब्रैकेट दिया, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे जो भी वेरिएबल होगा उस सेट से रिलेटेड, ठीक है। फिर इस तरीके से एक रेशियो वाला साइन देंगे, और उसके बाद जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, वो लिख देंगे यहां पे। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया होगा बहुत सारे बच्चों को, पेशेंस रखो, अगले 5 मिनट में सब कुछ समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा? सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब पहले तो ये समझो कि ये सारी चीजें को कहते क्या हैं। तो इस केस में जो ये वाला चीज है, ये जो यहां पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये हमारा हो गया एलिमेंट्स। ये जो रेशियो का साइन दिलाया है ना, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट।
और ये तो प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी विच ऑल एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जिसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है? पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये रेशियो का साइन देंगे, इसको पढ़ते क्या है? सच दैट, और उसके बाद प्रॉपर्टी। मतलब अगर इसको मुझे पढ़ना हो इस पूरे सेट को, तो मैं पढ़ूंगा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी। अब एग्जाम्पल देखो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देखते ही। जैसे मैंने लिखा एक सेट, मैंने कोई सेट लिखा कि a इज इक्वल टू, मान लो ये कोई सेट है, यहां लिखा मैंने p सच दैट, अब यहां लिख दिया p² + 5 इज लेस देन इक्वल टू 13 और इसको बंद कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने एक ऐसा सेट लिखा है, जो वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि ये डिफाइन नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड है, बट इसके एलिमेंट्स मैंने नहीं लिस्ट किए हैं। मैंने सिर्फ बोला है कि भाई एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे p। अब p को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि p क्या है? तो p वो सारे नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि p² + 5 लेस देन 13 होना चाहिए। अब कोई बोले कि भाई इसको रूस्टर फॉर्म में लिखो, तो कोई बच्चा इसी चीज को रूस्टर फॉर्म में क्या लिखेगा? वो लिखेगा ना कि भाई देखो, अब p की जगह हमने सपोज करो, अच्छा यहां p को भी डिफाइन कर देते हैं, वेयर, यहां पे p को डिफाइन कर देते हैं वेयर p इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो भैया हम वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा। तो अगर p की जगह 1 रखा हमने, p इज इक्वल टू 1 रखा, यानी 1² + 5, ये आ रहा है 6, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 13 है। फिर p इज इक्वल टू 2 रखा, तो ये 2² + 5 यानी 9, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है भाई, लेस देन इक्वल टू 13 है। लेकिन जैसे ही p इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 3² + 5 14 हो जाएगा। 14 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी p² + 5 लेस देन इक्वल टू 13 ही चाहिए। तो p इज इक्वल टू 3 हमारा नहीं होगा इसका एलिमेंट्स। तो जो सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ 1 और 2 कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई a इज इक्वल टू 1, 2 और इतना लिख के छोड़ देंगे। अब देखो, या तो मैं ये लिखूं या तो मैं ये लिखूं, दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा उसी चीज को हमने किस में कर दिया? रूस्टर फॉर्म में। तो एक ही सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने कोई सेट लिखा, यहां पे मैंने एक सेट लिखा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कोई सेट लिखा b, और ये सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने ऐसे लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक, इस एलिमेंट्स को लिख के छोड़ दिया। अब मैंने बोला कि रिप्रेजेंट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा कि एक कोई सेट मैंने रूस्टर फॉर्म में तुम्हें दे दिया, ये सेट किसमें है हमारा? रूस्टर फॉर्म। मैंने कोई भी सेट तुम्हें रूस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया और बोला कि भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम तब तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जब तक एलिमेंट्स में कोई पैटर्न न दिख जाए कि आखिर ये है, किस बेसिस पे ये एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। तो जब हमने देखा इन एलिमेंट्स को, तो ये मुझे दिखा 2, 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स दिखे हैं, है ना। तो अब कोई बच्चा अगर इसी को लिखेगा तो ऐसे लिखेगा कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखूंगा मैं b इज इक्वल टू कुछ भी एक वेरिएबल x, मतलब b इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल है x सच दैट, अब x को डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15 लिख लो, 14 लिख लो, 16 लिख लो, 17 नहीं लिखेंगे क्योंकि 17 भी चलेगा, 18 नहीं लिखोगे क्योंकि 18 से लेस में फिर 17 भी होना चाहिए एक प्राइम। तो अब जो मैंने यहां डेफिनेशन लिखा है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 15, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, हेंस बोथ द सेट रिप्रेजेंट्स
same set. Both the set represents same set, but this is in set builder form and this one is in rooster form. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आना चाहिए. धुंधला धुंधला थोड़ा सा बच्चे सेट बिल्डर में कन्फ्यूजन होता है. एक और एग्जांपल देख लो, ज़्यादा समस्या है तो. मान लो मैंने एक एलिमेंट्स लिख दिया, कोई सेट बनाया मैंने बी और इसके एलिमेंट्स लिख दिया मैंने, सपोज करो 4, 9, 25, 49, 121. अब बोला कि भाई बताओ ये क्या है. अब इसमें दो चीज़ें होंगी कि भाई सबसे पहले तो एलिमेंट्स को पहचानो. तो अगर हमने एलिमेंट्स पे ध्यान दिया तो मैंने देखा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है. मतलब दे आर स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, लेस देन 13, लेस देन 14 नहीं कहोगे क्योंकि लेस देन 14 होता तो एक 13 का भी स्क्वायर होता इसमें, है ना. तो इसका मतलब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 12, है ना. तो अब दो बच्चे होंगे, दोनों देखो कैसे कैसे लिखेंगे. एक पहला बच्चा जो होगा वो इसी चीज को ऐसे लिखेगा कि v इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12. ये बोलेगा कि 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का ये सेट है. ये रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और बिल्कुल सही है. अब दूसरा बच्चा कहेगा कि सर मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता कि b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 12. दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई कहीं से गलत नहीं है. एक कह रहा है कि भाई x होगा जहां x क्या है, x स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है, बट दूसरी जगह x स्क्वायर लिखा है और x को क्या डिफाइन किया है कि x प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर होगा तो उसका स्क्वायर अपने आप वो एलिमेंट्स दे देंगे. ठीक, तो ये हो गया हमारे रूस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया दोनों हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन. अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना और दोबारा से ये पूरी राम कहानी सुनना कि कैसे क्या चल रहा है. एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं, अगर तुम्हारा इच्छा हो तो सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे मैंने एक सेट बनाया A, वो सेट है हमारा एक्स स्क्वायर सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 7 x is a multiple of 7 less than मान लो 25. ठीक है, x is a multiple of 7 less than 25 and x is natural number. ठीक है, इसको रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. b एक सेट है p सच दैट p स्क्वायर माइनस 5/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वेयर p इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. p जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को बच्चे क्या करोगे, सॉल्व करोगे और चुपचाप आंसर लिख के मुझे बताओगे. एक और ले लो, इज इक्वल्स टू मान लो x सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 1. ठीक है, वेयर x इज फिर से नेचुरल नंबर, नहीं वेयर x इज इंटीजर, वेयर x इज इंटीजर. अब मैंने इंटीजर लिखा है तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी इंटीजर्स होंगे वो. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी इंटीजर्स होंगे. यहाँ पे क्या करो, आप इस वीडियो को पॉज करो, तीनों क्वेश्चंस को कॉपी करो, तीनों को अपने मन से उस फॉर्म में लिखो, रूस्टर फॉर्म में, और उसके बाद आंसर मैच कर लो. अब मैं आंसर लिख रहा हूँ. पहले का जो आंसर होगा a, वो हो जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मतलब x एक ऐसा नंबर, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स स्क्वायर आएंगे, बट x क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 25. तो मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 25 क्या होगा, तो 7 होगा एक, तो एक 14 होगा और एक 21 होगा.
यही 3 नंबर्स हैं ना जो 25 से छोटे हैं और मल्टीपल ऑफ 7 है। तो इनका स्क्वायर का जो लिस्ट होगा, यानी 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 49, 196 और ये 441। ये 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे फर्स्ट का रूस्टर फॉर्म। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, कि रिप्रेजेंट करना है रूस्टर फॉर्म में, तो 1 का रूस्टर फॉर्म ये हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन है बी। कंडीशन क्या है कि पी स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पी पॉजिटिव इंटीजर है। पी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब पी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होना चाहिए। तो भाई चेक करते हैं, अगर पी की वैल्यू 1 है तो क्या ये एक्सप्रेशन 1 माइनस 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये गलत है। p इज इक्वल टू 1। p इज इक्वल टू 2 को चेक किया जाए, p इज इक्वल टू 2 पे भी 2 स्क्वायर माइनस 5/2, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। p इज इक्वल टू 3 से मामला सेट हो जाएगा। p इज इक्वल टू 3 रखा तो ये 3 स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 4/2 यानी 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब 3 के बाद कुछ भी रखोगे, 4 5 6, तो 4 स्क्वायर माइनस 5/2 ये भी पॉजिटिव होगा, 5 स्क्वायर माइनस 5/2 वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि भाई ये दोनों नंबर्स को छोड़ के, 1 और 2 को छोड़ के, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे बी के आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स सच दैट। अब मॉड क्या होता है? मॉड किसी भी नंबर का -3 का मॉड भी 3 होगा और 3 का मॉड भी 3 ही होता है। तो हमारा कंडीशन क्या है कि x हमारा इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कुछ भी इधर -5 से छोटा भी कुछ भी ले लो, 4 से बड़ा चलता जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब कंडीशन क्या है कि लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो कि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। 0 रखा तो भाई मॉड ऑफ 0 - 3 इज इक्वल टू 3। मॉड ऑफ 0 - 3 इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये क्या लेस देन 1 है क्या? तो बोलेंगे नहीं, ये लेस देन 1 नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखा तो मॉड ऑफ 1 - 3 ये 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 का मॉड 2 ही होगा। ये भी लेस देन 1 नहीं है, तो ये भी एलिमेंट्स नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो मॉड ऑफ 2 - 3, मॉड ऑफ 2 - 3 ये 1 हो जाएगा। और हमने क्या बोला है? लेस देन 1 होना चाहिए, तो इक्वल टू 1 भी नहीं चाहिए हमें 1 से छोटा होना चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, इक्वल टू 1, ये भी गड़बड़ है। फिर x इज इक्वल टू 3 रखा। x इज इक्वल टू 3 रखते ही मॉड ऑफ 3 - 3 बच्चे ये 0 हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। तो एक तो एलिमेंट x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और आगे बढ़ोगे x इज इक्वल टू 4 पे, तो फिर से मॉड ऑफ 4 - 3 1 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू लेस देन 1। 1 कभी भी लेस देन 1 नहीं है, तो ये भी गलत। अब तुम 4 के ऊपर कुछ भी x लोगे, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो उनका जो मॉड आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, लेस देन 1 नहीं आएगा। तो इधर का चेक करना तो बेवकूफ़ी कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमारे काम का सिर्फ एक 3 ही है। अब अगर हम x की वैल्यू माइनस में रखना शुरू करें, तो अगर x इज इक्वल्स टू -1 रखा तो मॉड ऑफ -1 - 3 4 आ जाएगा, ये भी लेस देन 1 नहीं है। x इज इक्वल्स टू -2 रखोगे तो -2 - 3 -5 आ जाए, +5 आएगा मॉड, ये भी नहीं है। लेकिन x इज इक्वल्स टू -3 रखोगे तो भी -6 आ जाएगा मॉड, जो कि 6 होगा। तो निगेटिव में तो हमें ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसके लिए x - 3 लेस देन 1 हो। और ध्यान रखना, x हमारा सिर्फ इंटीजर लेना है, तो इसलिए डेसिमल में जाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, अगर x इंटीजर्स लेंगे तो सिवाय इसके x इज इक्वल्स टू 3,
एक यही है जो लेस देन 1 देगा, बाकी कोई भी लेस देन 1 नहीं देगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को मिटा के हम अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे तीसरे वाले का, रूस्टर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना हुआ तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, C इज इक्वल टू 3। बस एक यही एलिमेंट होगा जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। होप कि तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। ठीक है।